वो एक खामोश, पुरसुकून और हल्की रोशनियों वाला कमरा था। दीवारों पर पीले और हल्के खाकी रंग का इम्तिजाज सुकून बख्शता था। एक जानिब किताबों से भरी अलमारी थी, जिनमें नफ्सियात, जहनी सेहत और इंसानी रवैयों जैसे मौजुआत पर बनी किताबें रखी थी। एक नर्म गुदाज सोफा सामने रखा था, जहां मरीज बैठते या लेटकर अपनी बात कहते, और एक कुर्सी के साथ सादा सी लकड़ी की मेज, जिस पर नफ्सियात दान की नोटबुक, कलम और पानी का जग रखा था। खिड़की के पर्दे हल्के हरे रंग के थे, जो कमरे में नर्म रोशनी को आने देते थे। कमरे में एक छोटा सा प्लांट भी था, जिससे ताजगी का एहसास होता। दीवार पर एक फ्रेम में इंसानी दिमाग का खाका आवेजा था, और साथ ही चंद मोटिवेशनल इख्तिबासात दर्ज थे। "It's not what's wrong with you, it's what happened to you that we need to ask." डॉक्टर ब्रूस पेरी। नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम में क्या खराबी है, बल्कि ये कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यूं वो पिछले पौन घंटे से डॉक्टर चार्ल्स को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी बीवी की वजह से वो दिमागी तौर पर बहुत उलझा हुआ है। उसने डॉक्टर को ये भी बताया कि वो दिन में सैकड़ों मर्तबा अपनी बीवी को कॉल मिलाता है, मगर वो फ़ोन नहीं उठाती। "देखिए जनाब मेकन, अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।" चार्ल्स ने बड़े तहम्मुल से तीसरी बार अपना फिक्रा दोहराया। "आप समझते हैं कि मैं पागल हूँ? हरगिज़ नहीं, ना मैं समझ रहा हूँ और ना ही आप। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे सब कुछ सच-सच बताइए, शुरू से लेकर आखिर तक।" डॉक्टर चार्ल्स ने अपना नीला बॉल पॉइंट मेज़ पर पड़े नोटपैड पर रखा और अपने सामने बैठे 35 साला शख्स को देखा, जो दिखने में बिल्कुल सेहतमंद और समझदार होने के साथ-साथ खुश शक्ल भी था। शुरू से लेकर आखिर तक। मेकन कितनी ही देर डॉक्टर चार्ल्स की जानिब देखते हुए बड़बड़ाता रहा। सियाह तारकोल की सड़क पर 4 सीटों वाली सुर्ख कार बर्क रफ्तारी से चल रही थी। वो दोनों शहर की हुदूद से निकल गए थे और अब सिल्विया मोटरवे पर इतराफ के मंजर से लुत्फानंदोज हो रही थी। आसमान पर कुछ हल्के बादल तैर रहे थे और सूरज की हल्की सी मगर नर्म रोशनी सोने की तरह चमक रही थी। दूर दूर तक पहाड़ों की ढलानें, दरख्त और कभी कभार कोई फार्म हाउस नजर आ रहा था। वो बार बार अपनी नज़रें सड़क के सामने से हटाकर बाहर के मंजर को देखती और आज़ादी के उस एहसास से लुत्फानंदोज हो रही थी, जो एक तवील सफ़र में मिलता है। थोड़ी सी हवा की ठंडक जो खिड़की से आ रही थी, उसके बालों को हल्का सा छूती तो वो हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से चेहरे पर आए बाल हटाती। सड़क के दोनों इतराफ में लोहे के स्लेटी रंग के बॉर्डर्स नस्ब थे, जिससे जरा फासले पर लकड़ी की बाड़ लगी थी, और उसके पार कहीं हरे खेत और कहीं खाकी चटील मैदान ताहद्दे निगाह फैले हुए थे। कुछ खेतों में हल्के से ऊंचे नीचे टीले थे, जिन पर झाड़ियां उगाई थी, और कुछ बिल्कुल हमवार और तरतीब में थे, जैसे कुदरत ने खुद उनकी नोक पलक बराबर की हो। सिल्विया के बराबर में डेविड गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़रें सड़क पर मरकूज थी, लेकिन कभी कभार वो सिल्विया की तरफ एक छलकती हुई मुस्कुराहट के साथ नज़र डालता। जब वो सिल्विया के चेहरे पर सुकून और चैन की कैफियत देखता, तो उसे गोनागू सरशारी अपने अंदर महसूस होती। "कितने अरसे बाद हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं ना?" "हाँ, तो और क्या, मुझे तो इस बार भी नामुमकिन ही लग रहा था।" सिल्विया मसनूई तंजिया लहजे में बोली। "हा हा हा," जवाबन उसने कहकहा लगाया। "डेविड, प्लीज़ हदे रफ्तार का ख्याल रखो। तुम पहले भी 2 बार 60 की स्पीड से कैमरे के सामने से गुजर चुके हो। क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होता। कुछ पाउंड्स का जुर्माना ही होगा ना? तुम्हारी खुशी की खातिर जुर्माना तो क्या, हर सज़ा कबूल है। तुम आज कुछ ज्यादा ही तरंग में हो, और तुम आज कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही हो।" उसने मुस्कुराते हुए म्यूजिक लगा दिया। अभी वो शायद किसी सुनहरी बालों वाली लड़की के साथ आहिस्ता आहिस्ता रक्स कर रहा है। अभी वो शायद उसे कोई मीठा सा मशरूब खरीद कर दे रहा है। कुछ मील दूर सीधी चलती हुई सड़क पर एक आहनी ढांचा नुमाया हुआ, जो स्पीड कैमरों के लिए मखसूस था। उसके साथ ही ऊपर नस्ब नीले और सफ़ेद रंग के साइन बोर्ड्स पर जली हुरूफ में लिखा था, "गेटविक एयरपोर्ट, टर्मिनल्स अहेड।" बोर्ड पर तीर के निशान अगले इंटरचेंज की सिमत दिखा रहे थे, और साथ ही फासला दर्ज था। इंसान ने अपनी होशियारी और अक्ल के बलबूते पर कितनी जल्दी आसमान पर उड़ना सीख लिया। वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। चालाकी और जहनियत के बगैर तो गुजारा ही नहीं। "मुझे तो भूख लग रही है, तुम कुछ खाओगी?" वो एक नज़र दाईं लेन पर चलती हैवी बाइक पर डालते हुए बोला, जो उसे ओवरटेक करके इंतहाई दाईं जानिब बनी शहर की तरफ जाने वाली सड़क को मुड़ गई। "नहीं, फिलहाल तो मूड नहीं, मगर बाकी रास्ते के लिए कुछ ले लो।" सर्विस एरिया आने वाला था। सिल्विया का फ़ोन बजने लगा। "फ़ोन तो उठा लो।" "ये मेरी पुरानी एम्प्लॉयर है, ये यूं ही तंग करती रहती है।"
सिल्विया ने उकताकर फोन साइलेंट पर लगा दिया। ये एक बड़ा सा सर्विस स्टेशन था, कुशादा और रोशन। कॉफी शॉप पर मामूल से कहीं ज्यादा रश था। चॉकलेट और बीन्स की गर्म भाप और खुशबू फिजा में बिखरी हुई थी और पसे मंजर में हल्की सी म्यूजिक सुनने में भली लग रही थी। अंदर और बाहर लोग कतार में खड़े थे, किसी के चेहरे पर थकान तो किसी के होठों पर मुस्कुराहट थी। पार्किंग एरिया में भी खासी चहल पहल थी। लोग हाथों में कॉफी के कप थामे इधर उधर टहल रहे थे। कोई अपने फ्रेंड के साथ खुशगप्पियों में मगन था। हंसी की हल्की आवाजें हवा में तहल हो रही थीं। एक तरफ एक औरत अपने कुत्तों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सफ़ेद और सरमई रंग के वो जानवर ऐसे लग रहे थे जैसे बर्फानी वादियों से निकलकर यहाँ आ गए हों। क़याम व ताआम के दाखिली दरवाजे पर 2 राइडर्स अपनी हेवी बाइक्स के करीब खड़े थे। उनके चेहरों पर सफ़र की थकान और एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी मशीनों और आगे के सफ़र के बारे में लायहा अमल तैयार कर रहे हों। एक ने जैकेट की जेब से सिगरेट निकाला, दूसरा बाइक के हैंडल पर उंगलियां फेर रहा था, जैसे किसी साज को छू रहा हो। सिल्विया और डेविड के दरमियान गुफ्तगू खुली हुई थी। ये एक ऐसा दिन था जो गुजरता तो जा रहा था, लेकिन अपने निशानात ज़रूर छोड़ता जा रहा था। डेविड, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? तब भी तो एक सर्विस एरिया ही था। तुम्हारा कार्ड मशीन पर लग नहीं रहा था और कैश तुम्हारे पास कम था। हाँ, मुझे याद है। और तुमने इतनी बड़ी रकम अपने पास से अदा की थी, ये सोचे और जाने बगैर कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस करूँगा भी या नहीं। किसी की मदद के लिए चंद सौ पाउंड इतनी भी बड़ी रकम नहीं है। वो मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुम उस वक्त बहुत मासूम और शर्मिंदा लग रहे थे। जाहिर है मैं तुम्हारी जगह होती तो वैसा ही महसूस करती। हाँ, मगर कोई किसी अजनबी की इस तरह मदद कैसे कर सकता है? डेविड अब भी अपनी बीवी की रहमदिली और सखावत पर हैरान हो जाता था। तुम भी ना, अब शर्मिंदा करते रहना मुझे। सिल्विया हस्बे मामूल कसरे नफ्स से काम लेने लगी। क्या तुमने सारा ज़रूरी सामान रख लिया था डेविड? सिल्विया को याद आया तो तसल्ली के लिए दोबारा पूछा। हाँ हाँ, मेरी हर कीमती चीज़ इन 2 बैकपैक्स में है। डेविड का इशारा पिछली नशिस्तों पर पड़े सामान की तरफ था, सो उसने उसे यकीन दिलाया। वो मौसम बहार यानी माह अप्रैल का एक खूबसूरत और हसीन दिन था। और देखो, आज खिज़ां की रुत छाई है और ये दिन भी इस कदर चमकीला नहीं है, सिल्विया ने उदासी से कहा। तो फिर क्या हुआ? हमारे दिलों की रुत इन मौसमों की मोहताज तो नहीं है। हमारे लिए तो ये खिज़ां भरा दिन भी किसी बहार से कम नहीं, क्योंकि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के फूल खिले हुए हैं। मौसमों के बदलते तेवर उनकी ताजगी और शादाबी पर कोई असर नहीं डाल सकते। डेविड ने प्यार भरे यकीन से कहते हुए उसकी उदासी दूर की। तुम्हारी ऐसी बातों ने तो मेरा दिल जीता था। अच्छा जी, नवाजिश आपकी? सिल्विया की मम्मी का फ़ोन आ रहा था। जी, हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं। हाँ, बस अचानक ही प्लान बना। आप तो जानती हैं डेविड का काम किस कदर फैल गया है। बस जैसे ही वक्त मिला प्रोग्राम बन गया। ठीक है, आप ख्याल रखें अपना। केयरटेकर तो आ रही है ना वक्त पर? मैं वापसी पर आपसे मिलने आऊँगी। तुम्हारी मम्मी उठने बैठने के काबिल हुई? उसने फ़ोन बंद किया तो डेविड उसकी 2 साल से बीमार वालिदा की बाबत पूछने लगा। नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि अभी वक्त लगेगा। उन्हें मुकम्मल एहतियात, आराम और जहनी सुकून की ज़रूरत है। तुम्हारे डैड से अलहदगी और रोड एक्सीडेंट ने शायद उन्हें जज्बाती और जिस्मानी तौर पर तोड़कर रख दिया है, डेविड ने तफक्कुर से कहा। जवाबन सिल्विया की आंखों में आंसू तहराए। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूं कि शादी के बाद पहली बार आज तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूं। वैसे बाई रोड जाने का तुम्हारा आइडिया अच्छा था। वो बातें जो शायद मैं या तुम मामूल के दिनों में एक दूसरे से ना कर सके, इस ड्राइव के दौरान हम हर वो बात कर सकेंगे। गाड़ी में उदासी और बढ़ती खामोशी को महसूस करते हुए डेविड ने फिर से बात शुरू की। वो इस वक्त एक छोटे मगर बड़े खूबसूरत पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, जिसके नीचे दिलकश झील बहती थी। उसका पानी गहरा नीला था और कदावर दरख्तों की ओट में झील का नज़ारा बहुत ताजगी बख्श रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, और शादी से पहले मुझे तुम्हारे काम की नौयत का एहसास ही नहीं हो सका। कहने को तुम मालिक हो, मगर कंपनी के हर काम की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ली हुई है। जब तक हर चीज़ तुम्हारी नज़रों से होकर नहीं गुजरती, तुम्हें न जाने क्यों चैन नहीं मिलता। वो फिर मसनूई खफगी से बोली। बस मैं क्या करूं, शुरू से मुझे हर काम में नफासत और कामलियत चाहिए होती है। और तो और तुम सारा दिन घर में होते हो, मगर फिर भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं, लेकिन अपनी कंपनी के लिए फुर्सत ही फुर्सत। शादी से पहले मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। तो क्या अब तुम पछता रही हो? तुम्हें पता है मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है। सिल्विया ने सीट की पुश्त से टेक लगा ली और स्पीकर की आवाज़ बढ़ा दी। गूगल नेविगेशन और सड़क पर लगे बोर्ड्स के मुताबिक आगे रास्ता बंद होने वाला था। यार, क्या मुसीबत है, इस मोटरवे पर तो कभी रोड वर्क ख़त्म ही नहीं होता।
उसे मोटरवे M3 से उतरकर दूसरा रास्ता लेना पड़ा, जो जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से बहुत लंबा पड़ता था। रफ्तार थम गई थी और हर सिग्नल पर कुछ देर रुककर जैसे वक्त एक सुस्त कदम की तरह चलने लगता, मगर जाहिर है इसके सिवा और कोई रास्ता भी न था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक डेविड को न जाने क्या सूझी। उसने सड़क पर नजरें जमाए जमाए बेख्तियार पूछ लिया, सिल्विया, तुम मेरे साथ खुश हो ना? उसकी आवाज में जज्बा था, एक नरमी। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सिल्विया जवाब देने के बजाय हैरान हुई। बस दिल चाह रहा था ये इकरार सुनने को कि तुम्हें मेरा साथ कितना अच्छा लगता है। सिल्विया ने मुस्कुराकर सर नीचे कर लिया। विंडसर इंग्लैंड के कदीम तरीन शहरों में से एक था। ऊंचे नीचे रास्ते, तंग सड़कें और पुरानी मगर मजबूत ईंटों से बनी तंग गलियां। कहीं दो सड़कें खामोशी से एक दूसरे में मद्गम हो जाती थी और कहीं एक ही मंजिल के लिए कई रास्ते निकलते थे और मुसाफिर को लम्हा भर के लिए सोचना पड़ता कि किस राह का इख्तियार करे। और फिर वो उस गली में पहुंचे। शराब खाने के बाहर रोशनियों का सैलाब बह रहा था। इस इलाके में शायद बारिश होती रही थी, इसलिए बार के बाहरी शीशों पर बारिश की बूंदें जमकर अक्स बन चुकी थीं। बाहर लड़के और लड़कियां कहकहे लगाते, गानों पर झूमते, शोर मचाते नजर आ रहे थे। कुछ लोगों के हाथ में ग्लास थे और कुछ ने बार की दीवार से टेक लगा रखी थी। हर तरफ बेफिक्री नजर आ रही थी। एक नौजवान लड़की अपने दोस्त के साथ बार की सीढ़ियों पर बैठी थी। दोनों के चेहरे शराब और नशे से सुर्ख हो रहे थे। एक और ग्रुप बुलंद आवाज में बार का गाना गुनगुना रहा था। सिगरेट का धुआं, म्यूजिक की धड़कन और तेज खुशबुएं सब मिलकर ऐसा मंजर तख्लीक कर रही थीं जैसे जो है जितना है बस आज की शाम ही है और इसी में जीना है। और इन सब के दरमियान सिल्विया और डेविड एक कार के शीशे के पीछे जिंदगी के किसी और लम्हे में कैद, कुछ पूछते कुछ छुपाते नजर आ रहे थे। तो क्या मुझे अब भी लफ्ज़ों से इजहार करने की ज़रूरत है? क्या मेरा अंदाज काफ़ी नहीं? मोहब्बत का इजहार जिस भी शक्ल में चाहे कितनी ही बार किया जाए नाकाफ़ी ही रहता है। डेविड ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। ये तो सच कहा तुमने, लेकिन मैं शायद तुम्हें लफ्ज़ों में न बता सकूं कि मैं किस किदर खुश हूं। सिल्विया ने एक जज्ब के आलम में कहा तो डेविड एक बार खुल के मुस्कुराया। मोटरवे आगे भी 7 मील तक बंद थी। शहर की चौड़ी सड़क के बाईं तरफ से एक निस्बतन छोटा रास्ता निकलता था। चुनांचे उन्होंने देहाती रास्ते से जाने का फैसला किया। यूं भी आज तो वो दोनों हर तरह के रास्ते से गुजर जाने के लिए तैयार थे। ये सड़क निस्बतन तंग और खाली थी। इतराफ में खुले मैदान और जर्दी माइल खेत फैले थे। कहीं कहीं सड़क के किनारे लगे दरख्तों के पत्ते जर्द और सुनहरे हो चुके थे, जो हवा के जोर पर जमीन पर गिरते जा रहे थे। खिज़ां की ताज़ा हवा अपने साथ सर्दी और खुश्की लाती थी और ये हवा सिल्विया के चेहरे को थोड़ा सा सुर्ख कर रही थी। डेविड, जरा कहीं आगे पार्किंग पर गाड़ी रोकना, मेरा दम घुट रहा है। क्या हुआ? पता नहीं, जरा ताज़ा हवा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, बस थोड़ी देर में एक सर्विस स्टेशन आ रहा है, मैं गाड़ी रोकता हूँ। वो तो ज्यादा दूर है, तुम प्लीज अभी रोक लो ना, कहीं मुझे उल्टी ना आ जाए। सिल्विया आप खांसने लगी, उसका चेहरा मजीद सुर्ख होने लगा। मैं रोकता हूँ, बस थोड़ी देर में। तुम शायद परेशान हो रही हो ना, बहुत ज्यादा, अपनी मम्मी के बारे में सोच सोच कर। नहीं, ये बात तो नहीं, सिल्विया ने नजरें झुकाई जवाब दिया। गाड़ी रुकी और वो दोनों बाहर निकल आए। सफर वाकई तवील और थका देने वाला था। अब डेविड और सिल्विया दोनों लोहे की बाड़ पार करके खुले मैदान की तरफ चले गए और एक निस्बतन नर्म जगह पर बैठ गए। सिल्विया थोड़ी देर लेटी रही, फिर मोबाइल निकालकर देखने लगी। उसने गर्दन मोड़कर इधर उधर निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक कोई जीरूह नजर न आया। डेविड भी खुश्क घास पर सर रखते ही गहरी नींद में चला गया। खेतों में गेहूं की फसल कट चुकी थी और वहां पर हर शय सुनहरी और भूरी नजर आती थी। कभी कोई परिंदा हवा में परवाज करता हुआ नजर आता और कभी कोई टुंड मुंड दरख्तों की ओट में से आवाज निकालता, जैसे खिजा के मौसम में दोपहर के ढल जाने पर अपनी उदासी का ऐलान कर रहा हो। और जरा फासले पर एक हल्की सी ढलान पर काफी तादाद में भेड़ें चर रही थीं। शाम की नर्म रोशनी में उनके सफेद बदन हरे घास पर रुई के गालों के मानंद लग रहे थे। उनके गिर्द लकड़ी की पुरानी मगर मजबूत बाड़ लगी थी, जिस पर वक्त और मौसमों के निशान नुमाया थे। कहीं रंग उखड़ा हुआ, कहीं कील ढीले, मगर अब भी अपने मकसद में साबित कदम। पीछे बाड़ के साथ एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर मिट्टी और काई जमी हुई थी। धुंधले हुरूफ में शायद किसी फार्म का नाम लिखा था या कोई इंतबाह, मगर वक्त ने अल्फाज को मिटाकर तकरीबन एक कहानी में बदल दिया था। उससे भी पीछे सूरज उफक के किनारे को छूने वाला था। इतने में सिल्विया के फोन पर घंटी बजी। क्या हो गया है तुम लोगों को? मेरे बगैर भी कोई काम कर लिया करो, गुस्से से कहकर उसने फोन काट दिया। आवाज सुनकर डेविड की आंख खुल गई।
उन्हें यहाँ आराम करते हुए 20-25 मिनट गुजर चुके थे। नर्म धूप अब कदरे मध्यम हो चुकी थी और आसमान पर हल्का सुनहरी तारीखी रंग छाने लगा था जब डेविड ने दूसरे किनारे से 2 आदमियों को उनकी सिमत आते देखा। दोनों के खद्दो-खाल अभी धुंधले थे, मगर उनका रुख वाज़े तौर पर इसी तरफ था। सिल्विया, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। शाम हो रही है और मेरा ख्याल है यहाँ मजीद रुकना मुनासिब नहीं। वो खड़ा हो गया। एकदम से क्या हो गया? कुछ देर तो और बैठो, सिल्विया ने हैरानी से कहा। नहीं, अब चलना बेहतर होगा। देखो, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। कहाँ? सिल्विया ने परेशान होकर पूछा। तुम्हारी पीछे सड़क की तरफ, देखो, डेविड ने निगाहें गाड़ियों की गुजरगाह की सिमत जमाए हुए बताया। यार वहीं पर, डेविड ने हाथ से इशारा करते हुए दोबारा देखा तो वाकई कोई न था। हैरत है यार, अभी 1 मिनट पहले कोई दूर से आता दिखाई दे रहा था। हो सकता है वो वहीं कहीं से मुड़ गए हों। लेट जाओ कुछ देर और, अभी बहुत लंबी ड्राइव करनी है तुम्हें, सिल्विया सख्ती से कह रही थी। कुछ थकान का गलबा भी था, सो वो दोबारा नीम दराज हो गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे अपने इर्द गिर्द कुछ आहट सी महसूस हुई। वो नींद में था मगर आवाज़ें करीब होती जा रही थीं, किसी के चलने की सरसराती सी आवाज़। वो झटके से उठ बैठा। क्या हुआ? सिल्विया, जो अपनी कोहनियों के बल लेटी थी, सीधी हो बैठी। मुझे लगता है यहाँ आसपास कोई है, चलो चलते हैं। तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो और ऐसे में जो ख्वाब आ रहे हैं तुम्हें उन पर हकीकत का गुमान हो रहा है, और फिर ऐसे कैसे ड्राइव करोगे? सिल्विया के लहजे में फिक्र थी। गाड़ी की चाबी कहाँ है? डेविड ने जेबें टटोलते हुए सवाल किया। तुम्हारे पास ही थी, जवाबन सिल्विया ने कंधे उचकाए। अंधेरा बढ़ रहा था और न जाने क्यों डेविड की परेशानी भी। यार कहाँ गई? डेविड, ध्यान से, सिल्विया एकदम चीखी। 2 आदमी उनके काफी करीब से नुमाया हुए। ये रही तुम्हारी चाबी, उनमें से एक ने काली कीचेन में लटकती हुई चाबी लहराते हुए कहा। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? डेविड की आवाज में लर्जिश थी। जवाबन वो नौजवान सिल्विया की तरफ देखने लगा। सिल्विया बड़े ढीले ढाले अंदाज में उठ खड़ी हुई। तुम सच कहते हो डेविड, राह चलती की इस तरह कोई भी मदद नहीं करता, मगर जब थोड़ी सी नेकी के बदले दुगना चौगना फायदा मिलना हो तो ऐसी हमदर्दी तो कोई भी करना चाहेगा। सिल्विया धीरे धीरे उससे दूर होती उन हट्टे कट्टे आदमियों के करीब जा खड़ी हुई। क्या मतलब? वो अभी तक कुछ नहीं समझा था। एक तो तुम हद से ज्यादा भोले और शरीफ हो, और मुझे मर्दों में ये दोनों सिफात जहर लगती हैं। सिल्विया दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराई और दिलफरेब अंदाज में दोनों में से एक आदमी, जो निस्बतन ज्यादा लंबा और परकशिश था, के कंधे पर अपनी कोहनी टिका दी। डेविड ने नासमझी से इन तीनों की तरफ देखा और फिर शशदर रह गया। वो दोनों आदमी उसके काले रंग के 2 बैग थामे हुए थे। ये तो उसी के बैग थे जिसमें उसके ज़रूरी कागजात, यूएसबीज और लैपटॉप था। सिल्विया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी आवाज़ में दुख और हैरत नुमाया थी। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तुम्हारे इतने इसरार के बावजूद मैं शादी के बाद तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सका, इसलिए तुम नाराज़गी में ऐसा कर रही हो। अब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। जमीन पर बिखरे खुश्क पत्तों की सरसराहट उसके कदमों के साथ मध्यम सी आवाज़ पैदा कर रही थी, जबकि सिल्विया उससे काफ़ी फासले पर खड़ी थी। उसने अपनी बंदूक निकाली, जो कुछ लम्हे पहले आदमी ने उसे थमाई थी। मेरे करीब मत आना। देखो सिल्विया, ऐसे मत करो, मेरी बात सुनो। तुमने उस दिन का इंतजार क्यों किया? क्या इसलिए तुम मुझे इस रोड ट्रिप के लिए उकसाती रही थी? जाहिर है तुम घर से निकलते तो हम अपने मकसद में कामयाब हो पाते ना, सिल्विया ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। तुम्हें जो चाहिए था तुम मुझसे मांग लेती सिल्विया, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था, इसलिए था के बजाय है कह दिया। कह देने से सब कुछ किसी का नहीं हो जाता, और मेरी मांग तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है डेविड, वो सख्त लहजे में बोली। तुम गलत कर रही हो सिल्विया, ये लोग ठीक नहीं हैं, तुम्हें नुकसान। बकवास बंद करो, और मैंने कहा मेरे करीब मत आओ, वरना गोली चला दूंगी। उसके लहजे में हकारत वाज़े थी। अब कि उसके साथी भी चौंकने लगे, मगर वो चलते हुए उसके करीब आया। सिल्विया का हाथ ट्रिगर पर था, मगर डेविड को परवाह नहीं थी। वो चारों तरफ से वीरान और खुले मैदान के बीच खड़े थे। मेन सड़क कहीं पीछे रह गई थी और दूर दूर तक किसी दूसरे इंसान की आहट सुनाई न देती थी। खिज़ां की खुनक शाम अब मुकम्मल अंधेरी रात में बदल चुकी थी। आसमान पर चांद बादलों में छुप चुका था और हवा में एक सन्नाटा सा तारी था। दूर खड़ा भेड़ों का झुंड यूं लग रहा था जैसे खुद सांस रोक के मंजर को देख रहा हो। और फिर अचानक एक धमाका सा हुआ। रात के अंधेरे में सचमुच एक गोली चल गई। खुले और वसी मैदान में गूंजती आवाज़ सुनते ही दोनों आदमी जो सब देख रहे थे, ये उनकी तवक्को के बरखिलाफ था। कुछ लम्हे साकित रहने के बाद वो सरपट दौड़ने लगे। खून उसके पेट से बहता हुआ खुश्क मिट्टी में जब होता रहा। कुछ देर बाद पुलिस जाए वाकया पर मौजूद थी।
सायरन की चीखती आवाज़ों ने वीरानी को चीर डाला। नीली और सुर्ख बत्तियों की चमक रात की सियाही में हलचल मचा रही थी। मैंने आपको बताया ना, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ थी, और कोई बात नहीं, वो जल्दी नाराज़ नहीं होती थी, मगर जब उसे गुस्सा आता था तो वो अपने मुकाबिल किसी को नहीं देखती थी। हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे। वो पहली बार इस कदर नाराज़ हुई थी मुझसे। हालांकि मैंने उससे सॉरी भी कहा था, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे तंग करने गई थी। मैंने तो बस उसे मना किया था, उसे प्यार से रोकने की कोशिश की थी कि वो मुझे न सताएं, और समझाते समझाते गोली चल गई। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आप बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? कमरे में खामोशी छा गई। दीवार पर लगा नर्म पीले रंग का लैंप एक हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था, जो लकड़ी की अलमारियों और सफ़ेद दीवारों पर गंभीर सन्नाटे को मजीद गहरा कर रहा था। खिड़की के बाहर सर्दियों की शाम साए फैला चुकी थी, और पत्तों की सरसराहट कमरे की घड़ी की मुसलसल टिक टिक के साथ मिलकर वक्त की बेरहम रवानी का एहसास दिला रही थी। डॉक्टर चार्ल्स सारी कहानी समझ चुके थे। उनके हाथों में एक पेन और क्लिनिकल नोट पैड था, मगर उस वक्त वो दोनों मेज़ पर रखे जा चुके थे। डेविड मेकन, जो हमेशा थोड़ा झुककर नज़रें चुरा के बैठता था, आज पहली बार सीधा होकर बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी थकान और एक खालीपन था। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे, उंगलियां बार बार मुड़ रही थीं, जैसे वो नादीदा धागे सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। अपनी बीवी सिल्विया पर गोली चलने से होने वाली मौत के बाद डेविड मेकन पिछले 5 महीने से अपने सेशंस ले रहा था। डेविड की जहनी हालत का सबब महज वो हादसा नहीं था, बल्कि वो अंधा एतबार और वो मोहब्बत थी जिसका सिल्विया ने कत्ल किया था। डेविड मेकन, वो मरीज जो पिछले 5 महीने से हर मुलाकात पर सिल्विया की मौत को हादसा कह रहा था, आज पहली बार खामोशी के गार से निकला था। मैंने सिर्फ उसे रोका था डॉक्टर, बस यही चाहा था कि वो मुझे न सताए, वो मुझे अपनी नाराज़गी की वजह बताए, और समझाते समझाते गोली चल गई। वो ये भी समझ चुके थे कि डेविड न सिर्फ अभी तक डिनाइल की कैफियत में है कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था, उसने शादी के 2 महीने बाद बहुत मुश्किल से डेविड को रोड ट्रिप के लिए मनाया था ताकि अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर अमीर कबीर डेविड को लूट सके। वो अभी तक उस तल्ख हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसकी अजीज़ुज़्ज़ान बज़ाहिर दिल मोह लेने वाली बीवी ने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, बल्कि इसी वजह से वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का भी शिकार हो गया था। डॉक्टर चार्ल्स ने कुछ देर बाद दोबारा कलम और नोटपैड संभाल लिया। चूंकि अब वो जान चुके थे कि उनके मरीज के साथ असल में क्या हुआ था, लिहाजा अब वो पूरे एतबार से उसे इस सूरत हाल से निकालने में उसकी मदद कर सकते थे। Two. You're impossible. Run! Don't stop! I'm right.